ना थके हैं पैर कभी, ना हिम्मत हारे हैं। हम मेहनत करने वाले हैं, हम विद्या एजुकेशन वाले हैं। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है विद्या एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। और आप लोग सुन रहे थे आधुनिक भारत की कहानी मेरी जुबानी। तो आप लोग आधुनिक भारत में देख रहे थे कि पिछला क्लास हम 1857 की क्रांति से शुरुआत किए थे, जहां से भारत के अंतर्गत कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, इस चैप्टर से निश्चित रूप से क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आज हम सीधा आपका पॉइंट पर बात करेंगे कि हम लोग 1857 के क्रांति के कारण को देख रहे थे, जिसमें पहला कारण हम लोग देखे थे राजनीतिक कारण और दूसरा देखे थे आर्थिक कारण, कि कैसे भारत के राजाओं ने अंग्रेज के विरुद्ध अपनी नाराजगी जाहिर किया था, या भारत के राजा अंग्रेज से कैसे नाखुश हुए थे, अंग्रेज का कैसा कैसा नीति था, वो सब हम लोग देखे थे। फिर उसके बाद आर्थिक कारण देखे थे। आर्थिक कारण के माध्यम से किसान और उद्योगपति सब कैसे अंग्रेज से नाराज होते चले गए। उसके बाद आज का जो महत्वपूर्ण क्लास है, और उसी 1857 के क्रांति को हम लोग कारण को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें आज तीसरा कारण हम आपको कल ही बताएंगे कि सामाजिक एवं धार्मिक कारण, उसके बाद सैन्य कारण और उसके बाद तत्कालिक कारण। तो आज का तीनों कारण आप लोग बिल्कुल अपने शब्दों में समझिए कि सामाजिक और धार्मिक कारण कैसे प्रभावित किए 1857 की क्रांति को। तो आप सभी को मालूम है कि इंग्लैंड से 1813 ईस्वी में एक चार्टर अधिनियम बन के भारत आया, और चार्टर अधिनियम जब 1813 में इंग्लैंड से बनकर आता है, तो इसमें लिखा जाता है कि ईसाई धर्म का जो भी व्यक्ति मानने वाले हैं वो खुली प्रचार कर सकते हैं भारत में। इसका मतलब हुआ कि ईसाई धर्म का खूब ज़्यादा प्रचार प्रसार को बढ़ावा दे दिया भारत में, और भारत के लोगों को भ्रमित करके ईसाई धर्म ग्रहण करने को मजबूर किया जा रहा था। तो भारत तो हिंदू बाहुल और मुस्लिम बाहुल देश है, तो हिंदू और मुस्लिम की जनसंख्या भारत में ज़्यादा था, और अंग्रेज के द्वारा ईसाइयों का बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार करवाया गया, जिस कारण हिंदू और मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग अंग्रेज से नाराज होते चले गए। तो एक कारण यह हो गया। दूसरा देखिए, 1829 ईस्वी इतिहास का एक महत्वपूर्ण ईस्वी है, क्योंकि इतना यही 1829 ईस्वी में ही सती प्रथा पर रोक लगाया गया अंग्रेजों के द्वारा। सती प्रथा क्या है? तो जब कोई लड़की का विवाह होता है और उसका पति मर जाए, किसी कारणवश डेथ कर जाए, तो उसके पत्नी को उसके पति के लाश पर जिंदा जला देना ही सती प्रथा कहलाता है। एक बार और सुनिएगा कि जब भी कोई पुरुष का देहांत होता था, तो उसके जिंदा पत्नी को उस पुरुष के लाश पर जला देना, यही प्रथा कहलाता था सती प्रथा। और यह सती प्रथा पर रोक राजा राम मोहन राय के सहयोग से 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लगाया था। तो भारत के जो भी लोग रूढ़िवादी लोग थे, रूढ़िवादी उसको कहते हैं जो पुरानी परंपरा को मानते आ रहे हैं, जो पुरानी परंपरा को मानते आ रहे हैं, तो वैसे व्यक्तियों को कहते हैं रूढ़िवादी व्यक्ति। कहिएगा सर एक एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल यह है कि आपके गांव समाज में जब कोई मेला लगता है, जब कोई फंक्शन होता है, तो आप लोग देखेंगे, मान लीजिए दुर्गा पूजा का मेला, तो दुर्गा पूजा के मेला में अब देखते होंगे कि पुराने ज़माना में प्रोग्राम के तौर पे नाच का प्रोग्राम होता था। तो प्रोग्राम पुराने ज़माना का जो प्रोग्राम होता है, और वह कुछ लोग अभी भी वैसा मिलते होंगे, कहता होगा कि नहीं वही प्रोग्राम आना चाहिए। लेकिन आजकल के जनरेशन तो आप समझ गए होंगे, वो प्रोग्राम को बदलना चाह रहा है, लेकिन कुछ पुराने लोग चाहते हैं वही प्रोग्राम फिर से हो। तो उस लोग को कहते हैं रूढ़िवादी लोग, जो पुराने परंपरा को मानते आ रहे हैं। तो जो भी रूढ़िवादी लोग हैं, वो लोग अंग्रेज से बहुत ज़्यादा नाराज हुए और अंग्रेज को दोषी ठहराया कि आप हमारे परंपरा में, हमारे हिंदू धर्म के परंपरा में आप हस्तक्षेप कर रहे हैं, जिस कारण से रूढ़िवादी लोग क्या हुआ, नाराज हो गया। तो आप याद रखिएगा, सती प्रथा पर रोक 1829 ईस्वी में सहयोग दिया राजा राम मोहन राय,
और जब गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन राय के सहयोग से 1829 में सती प्रथा पर क्या लगा, रोक लगाया, जो इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। ठीक है, उसके बाद देखिए 1856 ईस्वी में विधवा, अब बताइए कि जब 1829 ईस्वी में सती प्रथा पर रोक लगाया गया तो महिलाएं विधवा होने लगी, मतलब जिंदा पत्नी अपने पति के लाश पर अब नहीं जल रही है तो महिलाएं अब होने लगी विधवा, और विधवा महिलाओं की जनसंख्या धीरे धीरे करके क्या हुआ, समाज में बढ़ने लगा। और जब विधवा का जनसंख्या बढ़ने लगा और विधवा को समाज के लोग अलग नज़र से देखती थी, मतलब क्या कि कोई विधवा किसी के दरवाजे से गुजरती थी तो सभी लोग अपना दरवाज़ा बंद करके अपने घर में पैक हो जाते थे, या विधवा को इतना ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता था कि वो लोग ऐसा महसूस करते, इससे अच्छा था कि सती प्रथा ही हो जाए, सती हो जाए, इससे होगा कि समाज भी नाम याद रखता। इसीलिए विधवा की जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। और भारत का एक व्यक्ति है जिसका नाम था ईश्वरचंद विद्यासागर। ईश्वरचंद विद्यासागर ने यह दुख महिलाओं को उससे देखा नहीं गया तो बहुत ज़्यादा प्रयास किए और अपना इकलौता बेटा का विवाह, ईश्वरचंद विद्यासागर का एक ही बेटा था और उस एक बेटा का विवाह ईश्वरचंद विद्यासागर ने एक विधवा से कराकर और इस विधवा प्रथा पर रोक, विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया। और अंग्रेजों से मिलकर बहुत बार निवेदन किया, आग्रह किया, तो 1856 ईस्वी में सहयोग किया ईश्वरचंद विद्यासागर, और अंग्रेज का गवर्नर जनरल था कैनिंग, तो लॉर्ड कैनिंग ने ईश्वरचंद विद्यासागर के सहयोग से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया 1856 में और विधवाओं का पुनर्विवाह शुरू कर दिया। तो जो भी रूढ़िवादी भारतीय थे वो अंग्रेज से क्या हो गए, नाराज होते चले गए। अब अगला कारण देखते हैं, सैन्य कारण। और ये तीनों आप याद रखिएगा, तीनों डेट आपका एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, कोई भी एग्जाम हो भारत में, उस एग्जाम में आपका ये तीनों डेट पूछा जाता है। अगला है सैन्य कारण। क्या है सैन्य कारण, सैनिक कारण? तो देखिए 1856 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग ने एक एक्ट लाया, अधिनियम लाया, जिसको कहते हैं जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट। जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट के तहत क्या किया गया कि धार्मिक प्रतीक कोई भी सेना नहीं रख सकता, कोई भी सेना अपना धार्मिक प्रतीक नहीं रख सकता था, धार्मिक चिन्ह नहीं रख सकता था, ऐसा बात कहा गया। उसके बाद आप कहा गया कि सेना का प्रशिक्षण समुद्र पार भेजा जाएगा, मतलब लंदन में जाकर सेना का परीक्षण किया जाएगा। अब यह कैसे हानिकारक हो गया उसको चलिए समझते हैं कि कोई भी व्यक्ति, पहले ज़माना का ऐसा नियम था, रीति रिवाज था कि कोई व्यक्ति 7 समुंदर पार जब चला गया तो कहा जाता था कि उसका धर्म नाश हो गया। कोई पति जब लंदन चल जाता था और लंदन से जब वापस आ जाता, गेट ढकढकाया तो उसका पत्नी भी दरवाज़ा खोली ना तो वो पता चल गया उसको 7 समुंदर पार से आया है, तो दरवाज़ा बंद कर लेती थी और कहती थी आप हमारा कोई नहीं है और आपका धर्म क्या हुआ, नाश हो गया। तो ऐसा नियम था पहले ज़माना में कि कोई व्यक्ति समुद्र पार नहीं करता था और समुद्र पार किया तो समझिए उसका धर्म नाश हो गया। तो सेना को प्रशिक्षण के लिए लंदन भेजा जा रहा था, समुद्र पार भेजा जा रहा था और सेना को धार्मिक प्रतीक रखने से मना किया जा रहा था। कौन एक्ट के तहत? तो जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट, जो लाया गया था कब, 1856 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। उसके बाद सैनिक नीति में एक नीति बहुत ज़्यादा था प्रभावित, नस्लवाद। अगर मेजर के पद पर एक भारतीय है, मेजर के ही पद पर जब एक अंग्रेज है तो मेजर, जो अंग्रेज मेजर है उसको 50,000 सैलरी होगा, तो जो भारतीय होगा उसको 5,000 होगा। इतना ज़्यादा भेदभाव किया जाता था, नस्लवाद इसको कहते हैं। तो नस्लवाद से प्रेरित था अंग्रेज का कौन नीति, सैनिक नीति। तो यह सभी कारण भारतीयों में हर वर्ग के लोगों जो अंग्रेज से नाराज होते चले गए और अंग्रेज के खिलाफ अपने मन में गुस्सा को दबाए हुए बैठे थे, लेकिन इन लोगों को मौका नहीं मिल रहा था। और सब व्यक्ति, चाहे वह राजा हो, चाहे वह किसान हो, चाहे उद्योगपति हो, चाहे रूढ़िवादी लोग हो, चाहे हिंदू धर्म के लोग हो, चाहे मुस्लिम धर्म के लोग हो, चाहे भारत के सेना हो, यह सब अंग्रेज के खिलाफ थे। और कैसे कैसे खिलाफ थे सब कारण हम लोग सुन लिए। और इसके बाद देखते हैं कि अंग्रेज को मौका कब देगा, तो मौका को कहते हैं तात्कालिक कारण। तो आज हम लोग देखेंगे, सुनेंगे कि कैसे 1857 ईस्वी के विरोध में कौन से कारण तात्कालिक कारण बना।
तो तात्कालिक कारण बनता है चर्बी वाले कारतूस। याद रखिएगा, चर्बी वाले कारतूस क्या है कि पहले जमाना में अंग्रेज सेना के बीच में एक राइफल बांटते थे, जो सेना रखता था उस राइफल का नाम था ब्राउन बेस राइफल। और जब लॉर्ड कैनिंग आया तो कहा कि ब्राउन बेस राइफल का अब इस्तेमाल नहीं होगा, अब इसके बदला एनफील्ड राइफल का इस्तेमाल किया जाएगा। अब इसमें क्या है, तो एनफील्ड राइफल में कहा गया चर्बी वाले कारतूस रहता है, और इसमें चर्बी वाले कारतूस में चर्बी जो रहेगा वो चर्बी गाय का और रहेगा सुअर का। अब आप जानते हैं कि हिंदू धर्म का पवित्र जानवर कौन है, गाय, और मुस्लिम धर्म का पवित्र पशु कौन है, सुअर। तो हिंदू धर्म का पवित्र पशु गाय हो गया और मुस्लिम धर्म का हो गया सुअर। और अपने धर्म का नाश होते सैनिक सब नहीं देख सकते थे। तो यह बहुत बड़ा फैक्टर कब बना, जब एक बार की घटना है, जगह का नाम है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में सेना का छावनी का नाम है बैरकपुर छावनी, और बैरकपुर छावनी को 34वीं नेटिव इन्फेंट्री कहा जाता है, 34वीं। और यहाँ का एक सिपाही था मंगल पांडे। राज्य का नाम है पश्चिम बंगाल, जगह का नाम था बैरकपुर छावनी, और उसका नेटिव इन्फेंट्री था 34वीं। सिपाही का नाम है मंगल पांडे। तो मंगल पांडे ने एक बार कहा जाता है कि बैठा हुआ था, और कोई अंग्रेज जब आया, और मंगल पांडे जी थे और जनोधारी थे, और जब एक अंग्रेज आया इससे पानी मांगा कि पांडे जी एक गिलास पानी पिलाइए, तो मंगल पांडे ने जवाब दिया कि हम तुमको पानी पिलाने वाले लगते हैं, हमको दूसरा कोई पानी ला के देता, हम तुमको पानी पिलाएंगे, हमारा धर्म नाश नहीं हो जाएगा। तो कहा कि वही अंग्रेज इससे मजाक में बोल दिया कि तुम्हारा सब धर्म पता चल जाएगा क्या धर्म होता है, कोई धर्म नहीं बचेगा। कहा कि एक नया राइफल द्वारा एनफील्ड, उसमें चर्बी का प्रयोग किया जाएगा, और वो चर्बी गाय और किसका रहेगा, सुअर का। अब मंगल पांडे गुस्सा आ गया। जब मंगल पांडे गुस्सा आ जाते हैं तो गुस्सा में ही जाते हैं, और अपने और बड़े अधिकारी, जो 2 अधिकारी का नाम याद रखिए, सार्जेंट बाग थे, लेफ्टिनेंट ह्यूसन था। सार्जेंट बाग और लेफ्टिनेंट ह्यूसन तो पहले बाग के पास पहुंचे, सार्जेंट के पास, तो उसको जोर से आवाज़ देकर बुलाया, क्या जी सही सुन रहे हैं कि नया राइफल में चर्बी का प्रयोग किया गया है? तो कहा, वो उसको लगा कि भारतीय होकर इतना जोर से बोलेगा। कहा कि हाँ ये बात सही है, प्रयोग किया जा रहा है। सीधा गोली निकाला, मार दिया। मंगल पांडे ने सीधा गोली से हत्या कर दिया, किसका, सार्जेंट बाग का। और उसको बचाने के लिए लेफ्टिनेंट ह्यूसन, उसको भी हत्या कर दिया। तो 2 व्यक्ति का हत्या मंगल पांडे कर देते हैं 29 मार्च 1857 को। 29 मार्च 1857 को सार्जेंट बाग और लेफ्टिनेंट ह्यूसन की क्या हो जाता है, हत्या। और जब ये दोनों की हत्या होता है तो मंगल पांडे को वहाँ पे पकड़ लिया जाता है। और आप याद रखिए, मार्च का महीना 31 तारीख को लगता है, तो 29, 2, 31 और 8 इधर, तो 10 दिन के बाद, आप 10 दिन इसलिए बताए कि आपको डेट याद करने में आसानी होगा, कि 29 मार्च को मंगल पांडे ने वहाँ पे घटना किया, 2 अंग्रेज अधिकारी को मारा, और 10 दिन के बाद तो 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को वहाँ पे फांसी दिया जाता है। तो अब वहाँ के सैनिकों के बीच में 2 ही बात चल रहा था कि या तो तुम अंग्रेज का बात मानो या मंगल पांडे बन जाओ। यह एक कहानी बन गया सैनिकों के बीच में। तो हम लोग देखें अभी कि तात्कालिक कारण कैसे कारण बना। तो तात्कालिक कारण में किसका योगदान है, चर्बी वाले कारतूस का। और ये मंगल पांडे घटना आपको याद होना चाहिए। और जितना बात अभी बोर्ड पर लिखा है, इस सारा का सारा प्रश्न ही है। तो हम ज़्यादा फालतू बात कोई नहीं लिखे हैं, जितना आपके काम की बात है वही सब लिखे हैं, और वही चीज़ को समझा रहे हैं, क्योंकि आपका समय कीमती है, और कीमती समय को आप सही से इस्तेमाल करिए। जीवन में आगे बढ़ना है तो आप सही का सही इस्तेमाल, समय का सही से इस्तेमाल करना सीखिए। और यही सारी बात आपका सीधा सीधी क्वेश्चन में आता है। आप क्वेश्चन बैंक उठा के देख लीजिए, एक भी प्रश्न आपका जहाँ तक प्राय वहाँ से नहीं छूटेगा। तो आप तात्कालिक कारण में देखिए, चर्बी वाले कारतूस की घटना, और चर्बी वाले कारतूस तात्कालिक कारण बना क्योंकि लॉर्ड कैनिंग ने ब्राउन बेस की जगह एनफील्ड राइफल को लाया, जहाँ पे चर्बी का प्रयोग होता था, और चर्बी किसका, गाय और सुअर का। और ये घटना कहाँ हुआ, तो पश्चिम बंगाल के बैरकपुर छावनी। नेटिव इन्फेंट्री नंबर 34वीं, सिपाही का नाम था मंगल पांडे,
और मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को सार्जेंट बाग और लेफ्टिनेंट ह्यूसन की हत्या किया, और जिस कारण 10 दिन के बाद 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दिया गया। तो अब आप देखिएगा इसके बाद कि विद्रोह का प्रारंभ कैसे हुआ। ये तो तत्कालिक कारण देख लिए, अब तुरंत विद्रोह का क्या होना है, प्रारंभ होना है। और विद्रोह का प्रारंभ कैसा हुआ, कैसे हुआ, इसके लिए आप लोग अगला वीडियो का इंतजार करिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बताएंगे कि विद्रोह का विस्तार, कहाँ कहाँ पहले विद्रोह हुआ, कहाँ से विद्रोह शुरू हुआ, कौन जगह पे गया, और ये पूरा विस्तार से हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक वीडियो को पहुंचाएं। और आप लोग सपोर्ट करिए, मेहनत करने का मेरा है, और जितना भी आप लोग के लिए करना होगा उतना हमेशा करने के लिए तैयार है। तो आप लोग आज का वीडियो यहीं पर रोकते हैं। आज के लिए धन्यवाद। अगला वीडियो का जरूर इंतजार करिए। और कोई इसका पहला पार्ट नहीं देखे हैं, पहला क्लास, तो इस चैनल पर उपलब्ध है। पहले उस पहला चैनल को, पहला वीडियो को जाके देखे, उसके बाद इस वीडियो का आके देखे तो बहुत ज़्यादा आपको समझ में आएगा। और इसी तरह आप अगले वीडियो का इंतजार अगले दिन तक करिए। और आपको मालूम होना चाहिए प्रत्येक दिन के 10 बजे आपके यूट्यूब चैनल पर 1800 आधुनिक भारत का इतिहास जो सीरीज शुरू किए हैं, यह सिलेक्शन दिलाने वाली सीरीज है, सफलता दिलाने वाली सीरीज है। इस सभी सीरीज को आप लोग बिल्कुल आराम से 2-3 बार करके वीडियो जरूर देखें, जिससे आपको पूरी क्वेश्चन पर पकड़ बनेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, प्रणाम।